मैं मुस्लिम समाज से आह्वान करूँगा कि आप यूपी में अवश्य सड़कों पे निकलिए, क्योंकि आप जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे, तो बिल्कुल, योगी जी जब के तक आप पास सड़कों छिला पे हुआ नहीं कुछ निकलेंगे बाँस है। हाँ, वही हाँ, कह रहा हूँ। उनके पास एक स्पेशल किस्म का बाँस है। वो हुँ, बाँस सिर्फ़ बुलडोज़र के पास खड़ा रहता है, तो लोग बाँस से अधिक डरते हैं, बुलडोज़र से मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों का प्रयोग बहुत बढ़िया करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। वो मिस्ट्री बॉलर की तरह हैं। फ़ाख़ानम शेरवानी नाम देखिए, सुन के कितनी मुस्कुराहट आ जाती है संजय सर के मुँह पे अरफ़ा खानम शेरवानी के नाम से। ख़ैर, तो अरफ़ा खानम भई भई शेरवानी वो तो जो है वो उम, मुसलमानों के हमारे जो भाईजान लोग हैं, उनकी एक प्रकार से प्रतिनिधि है। वो दिखाती है कि जब वो विदेश में होते हैं तब कैसे व्यवहार करना चाहिए, जब देश में होते हैं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से जो है वो शिवलिंग का अपमान करना चाहिए और उसके बाद फिर जब एफआईआर हो जाए तो किस तरह से विक्टिम बन के आंसू बहाने चाहिए। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में इस महाकुंभ के लिए आप सभी का योगदान परम आवश्यक है। बिना आपके योगदान के ये सफल नहीं हो सकता। हमने अभी क्राउड फंडिंग का जो टारगेट दिया था उसका अभी 22% पूर्ण हो चुका है। इसको 100% कराने में आप लोग कृपया अपना योगदान दें, शीघ्रातिशीघ्र इसको सफल करावें। क्राउड फंड सपोर्ट के लिए ऊपर दिख रहा क्यूआर आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है क्राउड फंडिंग के लिए उस पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उस पीड़ा की जो उपस्थ स्थान में कतिपय लोगों के हो रही है और उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी, जो कि इन दोनों विषयों की और इस पीड़ा की मतलब दूसरों के विषय में गहन जानकारी रखते हैं। तो ये बताएं अभिषेक बाबू, आप ये मुझको बताइए कि अधिक पीड़ा किससे हो रही है? वक्फ एक्ट के प्रपोज्ड अभी तो प्रपोज ही है, पता नहीं किस तरह का अभी तो बिल है। हुँ। हाँ, कुछ सॉलिड हो भी, सब्सटेंटिव हो भी कि खाली लीपापोती हो, अभी तो पता भी नहीं है, लेकिन केवल चर्चा मात्र से कुछ लोगों के उपस्थ छिद्र में पीड़ा आरंभ हो गई और बहुत ज़बरदस्त हो गई। एक ने तो ये भी कह दिया कल, हमारे साजिद रशीदी ने तो आके कि हम सड़कों मौलाना ने पर आएंगे। जी हाँ, तो मैंने उसका उत्तर दिया था, आइए योगी बाबा प्रतीक्षा में हैं, आ क्यों नहीं रहे, इतनी देर क्यों? फिर दूसरी तरफ आपके ये हमारे आरक्षणवादी हैं। अब इनको जो है वो इतना कष्ट पहुंच रहा है कि जो लोग एक प्रकार से सहज रूप से नेता माने जाते थे आरक्षण वालों के, तो उनकी जो है वो पूरी नेतागिरी जो है वो चैलेंज हो गई, चुनौती में आ गई। तो अधिक पीड़ा किसमें हो रही है, ये तो तुलना कर सकते हो, नहीं तो दोनों को ही बता दीजिए। पिछले सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। संजय सर आपको प्रणाम। देखिए, पिछले 7-8 दिन बीजेपी के अ, टोन और नैरेटिव सेट वाली जो बात करते हैं, उसमें एक चेंज नज़र आ रहा है। आप देखिए कि कुछ लोगों को खुला छोड़ दिया गया है और पीड़ा उसकी बहुत भयंकर है। मेक श्योर किया गया कि कंगना कोई भी बात जो है वो सदन के अंदर ना बोले, सदन के बाहर बोले। चाहे राहुल गांधी के विरुद्ध जो इंस्टाग्राम का पोस्ट हो या नार्को टेस्ट वाली बात, वो सदन के बाहर बुलवाया गया। बोला बोलो, तुमसे इसी बात की आशा है, ताकि ये लोग अपना पिच भूल जाएं और आप हमारे पिच पे आकर के हमसे उलझो। दूसरी चीजें क्या हुई है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पहली बार अश्विनी वैष्णव जैसे आदमी भी, जो कि मूलतः शांत स्वभाव के माने जा रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने सदन में बातें करनी शुरू की, कितना अग्रेसिव थे। बाकी लोगों की तो भूल उस पे बात हो ही चुकी है कि अनुराग ठाकुर और इन लोगों ने कैसे पूरा टोन बदल दिया। लेकिन मोदी सरकार को आवश्यकता थी कि अपने आप को, जो उनका एक कोर वोट बैंक है,
वो मोदी सरकार से इसलिए दूर जा रहा था ना संजय सर, क्योंकि लग रहा था कि मोदी सरकार कुछ अनबैलेंस ही हो गई है, वो दम नहीं है। जिस दम के नाम पर आए थे, वो 56 इंच की, देखिए नैरेटिव का ही पूरा खेल है। 56 इंच की छाती, मजबूत नेता सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो हार्डकोर राष्ट्रवादी विमर्श था, उसे लग रहा था ये कौन से भाई है, 10 वर्ष में इन्होंने कुछ विशेष तो किया नहीं, तो अब इमीडिएट करना है। अब करना है तो पीड़ा किसको पहुंचाइए? पहली बात तो ये, क्योंकि आपके निशाने पे 2 लोग होंगे, एक तो लेफ्टिस्ट, घाघ लेफ्टिस्ट, और एक इस्लामिस्ट। अगर आप देखिए इस वक़्त पूरी दुनिया में तो इस्लामिस्ट को जो सपोर्ट बेस है, वो, या यूं कहे कि इस्लामिस्ट का समर्थन बेस जो है, वो लेफ्टिस्टों को है, जिससे उनके अंदर मवाद बहुत ज्यादा भर गया, बहुत उत्पात मचा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अगर 2047 के विजन को कट डाउन करना है, रोकना है, जो पीएफआई का विजन है, तो हमें अपने विजन को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना होगा। इसमें दोनों निर्णायक है। तो जो पहला है, आप देखिए 2% वाले बहुत उछल रहे, जैसे दिलीप मंडल हो गए, या आप देखेंगे कि महार जाति के जो महाराष्ट्र वाले हैं, प्रकाश ये, अंबेडकर उछल रहे हाँ, हैं। प्रकाश अंबेडकरवादी, इनको इनको पीड़ा है, क्योंकि हाँ, और वाल्मीकि समाज, स्टेटमेंट तो चिराग पासवान को भी देना पड़ रहा है। और मायावती जी उनको, तो खुल के आ गई हैं। मायावती को आना है। इस पे हम अन्य पहले भी ऑफ कॉल भी चर्चा की थी कि भाई ये मायावती के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि उसका बिल्कुल। कोर दलित वोटर इस वजह से वापस मायावती के पास शिफ्ट होगा, वो जो कि समाजवादी पार्टी के पास शिफ्ट हो गया था और वो बर्बाद हो गई राजनीतिक रूप से। तो ये बहुत आवश्यक था मायावती के लिए। चिराग पासवान के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि पासवान वोटर बिहार में निर्णायक भूमिका में है और 6% है। तो पासवान वोटर को यूं ही तो नहीं कर रह सकते, तो चिराग पासवान को भी आवश्यक है। मोदी सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला। हाँ, रेवंत रेड्डी साहब ने पहले बोल दिया कि हम 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 सबसे पहले लागू करेंगे, और ये चाहिए था। ये चाहिए था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो बोल गई है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कि हम पहले लागू करेंगे, ताकि आप सबसे पहले ये प्रूव हो जाए कि आप तो पक्का दलित विरोधी हो। ठीक है, लड़ाई और दलित दलितों विरोधी का, थोड़ी हैं, महादलित समर्थक हैं भाई। अरे सर अभी तो आ ही रहे, अभी तो रिलाई चालू ही मैंने की है, अभी रुकिए तो सर। इनके महादलित समर्थन की बड़ा हम्म, अच्छा एक शो किया था अभी रिसेंटली अंजना ओम कश्यप ने, जिसमें बोला यार तुम लोग कौन से हो, आरक्षण को बोला था आरक्षण बुद्धुओं को दिया जाता है, ये बात तो राजीव हम्म, गांधी जी ने बोली थी। हम्म। अच्छा, उस पर नेहरू जी के क्या विचार थे और इंदिरा गांधी के क्या विचार थे, ये बात सबको पता है। आपने मंडल कमीशन को लागू करने में देरी की। अब आपको लग रहा होगा फिर दिलीप मंडल क्या कर रहा है, दिलीप मंडल मैटर को थोड़ा समझो। पहले मैं आपको दिलीप मंडल, चूंकि आपने नाम ले ही लिया है, वो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं दिलीप मंडल की लगातार बैंड बजा रहा हूँ। उसको हमारे मेरे कई बहुत सारे ट्वीट्स उसमें वायरल भी हो रहे हैं। दिलीप मंडल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। मैं उसकी पढ़ते दर पढ़ते खोल रहा हूँ। यह व्यक्ति जो है ये झारखंड का बनिया है। आपके यहाँ बनिया ओबीसी होते हैं, ये किसी को नहीं बताता। बनिया बिहार झारखंड के अतिरिक्त और कहीं ओबीसी नहीं होते कहीं हैं, भी जहाँ हो। तक मेरा। हम्म। अब बनिया जो है वो आपके किसी भी पैमाने से सवर्ण माने जाते हैं। ये अपने को बहुजन बोलता है। और बात एक बताऊं आपको, जो मुझे भी पता चली। जानते हैं आप ये अपने को अम्बेडकर क्यों समझता है? क्योंकि इसकी पत्नी ब्राह्मण है। जी, आगे चले। देखिए, तो मूल समस्या ये रही है, मूल समस्या ये और है कि बीच में ये इसको जो है वो पीएमओ ने हायर कर लिया था। तो ये तो इस समय सोच रहा है कि बहुत अच्छा मौका है। इसको भी, ये भी मौके का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। इसको लग रहा है मौके कि का बहुत फायदा अच्छा। उठा रहा है, लेकिन इसको आप ये समझिए कि अभी एक खुरपेच नाम की ट्विटर हैंडल है, दर्शकों को तो मैंने पता नहीं देखा होगा या नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उसने फर्जी आईएएस ग्रुप लोगों को खुरचा है, तो इसी प्रकार के फर्जी दलित एक्टिविस्ट भी है सर। वो पेरियार का फोटो लगा लेगा, कोई अंबेडकर का फोटो लगा देगा और मलाई चाट रहा है। असल में उनको दलितों से कोई सहानुभूति नहीं है। अगर सहानुभूति होती तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक आप, मैं तो कहता हूं कि वाल्मीकि समाज का बहुत आभार प्रकट करना चाहिए हिंदुओं को।
मैला ढोया, इतना आज भी वो नाले नदी इस नालों को जिस प्रकार से साफ करते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये लोग तो बौद्धिस्ट बन गए, इनको तो कायदे से मिलना ही नहीं चाहिए था। बौद्ध धर्म रहे अपना ही लिया तो फिर कौन से अछूत रह गए तुम तो बात ही खत्म हो गई। पहला तो ये लाना चाहिए कि जो जो बौद्धिस्ट हैं और क्रिश्चियंस हैं, इनका आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। पहला ये लॉ बिल्कुल। आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल और क्या। जिस दिन जिस दिन ये लॉ आया, फिर आप देखिए, फिर कहाँ कोहराम मचेगा। तो खैर वो शायद मोदी जी ने आगे के लिए छोड़ रखी हो, लेकिन इन दिनों पॉपुलैरिटी के ग्राफ में मोदी जी गिर रहे थे। उन्होंने बोला कि कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। एक गलती हुई है वक्फ बोर्ड से 5 दिन पहले, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का आनन फानन में वो लैंड भी बोला कि ये भी वक्फ बोर्ड की होगी। बाबा ने बोला अच्छा, ये वाली भी हुँ, जमीन तुम लोगों की है। इसके पहले हुँ, तुम लोगों ने 1500 वर्ष पुरानी मंदिर को भी क्लेम कर लिया था। यही मौका, अमेंडमेंट करो। और मैं कह रहा था कि आप लोग योगी जी को, बहुत सारे लोग, आप नहीं मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब जो अपने आप को राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं, वो गाली दे रहे थे, अरे आपने वक्फ बोर्ड को डिजिटलाइजेशन के लिए पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। अरे भाई साहब, वो 10 करोड़ डिजिटलाइजेशन के लिए दिया क्यों गया था ये तो समझो। जब तक उनकी प्रॉपर्टी डिजिटलाइज नहीं होगी, पता कैसे चलेगा कि वो कहां कहां क्या क्या क्लेम कर रहे हैं? फिर आप छुड़ाएंगे कैसे? इसलिए बहुत आवश्यक था कि ये लो पैसा, अपने सर पे तलवार मारो। और उन्होंने तलवार मारी और अब ये शुरू हो रहा है। तो मेल्ट डाउन है, जैसे मौलाना रशीदी कल ओवैसी बोल रहा था सर, उसका मेल्ट डाउन सबसे भयंकर वाला था। देखिए मौलानाओं को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा सर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम पे पहली बार देखिए, अभी तक मोदी जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जो मौलानाओं के सोर्स ऑफ इनकम पे डायरेक्टली हिट कर रहा हो। सबसे अधिक तो आप देखेंगे कि जो देवबंदी वक्फ वाला है, वो तो सब वहीं यूपी में बैठे हुए हैं। इनके सोर्स ऑफ इनकम पे सर आप चोट कर रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी के किराए से तो ये लोग सब खरबपति बने हुए और सारा उत्पात मचा रहे हैं। सारी फंडिंग यहीं से। ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। अब ये देखना है कि जो अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें जो 40 सुधार वगैरह की बात हो रही है, वो कौन-कौन सा हो रहा है। 1993, 94 में आया था ना वो एक्ट, 93 में 93। आया था। हाँ, 93 में आया था। तो उस एक्ट ने जितनी मजबूत 2013 वाला अमेंडमेंट ज़्यादा खतरनाक था। हाँ, 2000 उसके बाद 2013 वाला। खैर 2013 वाला तो कांग्रेस ने मेक श्योर किया था कि एक काम करते हैं, आर्मी की ज़मीन, सरकारी ज़मीन सबको ऐसा कराते हैं, हम अपॉर्च्युनिटी देते हैं। वक्फ बोर्ड के पास अगर समय है, तो सारी प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर ले भाई। लेकिन एक चीज़ ये लोग भूल गए। इस देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट की हम कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन वो जीवित तो है। 3 वर्ष पहले आई थिंक नवीन जिंदल वाला केस जो है वो क्लासिक केस बन के उभरा था। जिंदल 100। हुँ, हाँ, जिंदल साहब। और उस केस ने वक्फ बोर्ड को एक्सपोज कर दिया पूरे इंडिया में कि भाई ये तो उत्पात हो रहा है इस बिल के नाम पे। और वहां से उसके बाद 2 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी ने, जो मनमोहन सिंह के समय दिल्ली में 124 प्रॉपर्टियां दी गई थी वक्फ बोर्ड को, वो वापस ले लिया। वहीं से वो हिंट तो शुरू हुआ था, और मांगे तो हमारी 7-8 वर्ष पुरानी है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा आउटकम निकले। और मैं मुस्लिम समाज से आह्वान करूंगा कि आप यूपी में अवश्य सड़कों पे निकलिए, क्योंकि आप जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे, तो बिल्कुल, योगी जी जब के तक आप पास सड़कों छिला पे हुआ नहीं कुछ निकलेंगे तो बाँस है। हाँ, वही हाँ, वही कह रहा हूँ। उनके पास एक स्पेशल किस्म का बाँस है। वो हुँ, बाँस सिर्फ़ बुलडोज़र के पास खड़ा रहता है, तो लोग बाँस से अधिक डरते हैं या बुलडोज़र से, मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों का प्रयोग बहुत बढ़िया करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो मिस्ट्री बॉलर की तरह हैं। तो आप लोग सड़कों पे निकलिएगा, और उम्मीद करेंगे ईदगाह वाले में भी अब आप फँसे हुए, वक्फ बोर्ड ने ये ब्लंडर किया है, तो मथुरा वाले में भी फँसेंगे। अब मेल्टडाउन तो चलेगा सर, मेल्टडाउन इसलिए चलेगा क्योंकि 240 पे आने के बाद मोदी जी अग्रेसिव राजनीति अब कर रहे हैं, और इनके ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया राष्ट्रवादियों के द्वारा कि भाई आपने 100 दिन बोले थे, तो 100 दिन में 50-60 दिन तो गुजर गए हैं, 40 दिन ना बचा है संजय सर। तो आप नहीं कीजिएगा, तो राष्ट्रवादी भी तो पीछे खड़े हैं। तो आपको कुछ करना है तो भाई दोनों काम चल रहा है, मजे कीजिए। हम लोग ऐसे करके आराम से मैच देख रहे हैं, ओलंपिक देख रहे हैं सर। मस्त मैं कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है।
एक बात इसमें ये भी देखी जा सकती है कि जिस तरह से योगी जी ने असल में पिच बदलने का काम तो योगी जी ने किया है। वो बिल्कुल। कांवड़ यात्रा से लेके, कांवड़ यात्रा में नाम वगैरह उससे लेके, और फिर उसके बाद आपके ये जो अभी अयोध्या वाला कांड लेके, और वो सब पे जिस तरह से उन्होंने रगड़ाई की है, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो सारे स्वर उठ रहे थे, उनकी ऐसी कुचल तैसी दिया की है, जो दहाड़े हैं वो, सदन जो में। दहाड़े हैं वो विधानसभा में, वो सब एक तरह से वो पिच बदलता जा रहा था। और आपको पता है कि लोग जो हैं ये कहने लगे थे, और ऑलमोस्ट खुले में कहने लगे थे, बीजेपी सपोर्टर कहने लगे थे कि भैया 2029 में योगी चाहिए, मोदी नहीं। तो अब तो मोदी जी को कुछ करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं सोच रहा था आज 5 अगस्त है, आज बिल इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, आज तो नहीं हुआ। नहीं, मैं इतना मानता हूँ कि इसी बार होगा, लेकिन 5 अगस्त का तो मैं, क्योंकि कल ही न्यूज़ ही फ्लैश हुई, बाहर आई, और जिस प्रकार न्यूज़ से तो सभी फ्लैश करवाई गई है, आपको भी पता है। न्यूज़ वैसे कैबिनेट मीटिंग की न्यूज़ वैसे तो फ्लैश कभी होती फ्लैश नहीं है जब तक कराते नहीं, बताई नहीं जाए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, कभी फ्लैश नहीं करवाते। वो चाह रहे थे न्यूज़ फ्लैश हो, लेकिन इसमें कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट खेल रही है। आप देखिए, वक़्त वाले मैटर पे कांग्रेस बिल्कुल मम हो गई है, चुप हो गई है। बिल्कुल चुप वो वेट बैठी है। कर रही है कि पहले क्या-क्या ये अमेंडमेंट में ये जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो देखेंगे। अब दिक्कत कहाँ है कांग्रेस को? कांग्रेस जानती है कि अगर सपोर्ट किया हद से ज्यादा इस मैटर पे, इसमें एक चीज खाली चेंज करे योगी, मोदी अमर हो जाएंगे। बोले मोदी, ये जो पूरा वक्फ बोर्ड का ये सब प्रॉपर्टी है, अब भारत सरकार लेने वाली है, और एक नया भूमि सुधार हम कर रहे हैं। जिनके पास भूमि नहीं है ना, वो दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, इनमें हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को वितरित करेंगे। नहीं, नहीं, खाली आप ये वो गरीब मुसलमानों में ही वितरित कर दें, उसी से हो जाएगा काम। नहीं ना ना गली न, उधर कहां, जिसका साथ सर उसका विकास। मैं अपने एजेंडे से थोड़ी ना हटने वाला हूं, मोदी अच्छा, जी अच्छा। हट सकते हैं, अभिषेक तिवारी थोड़ी ना हटके। हुँ। आपको हिंदुओं को देना है सर, भूमिहीन हिंदुओं में वो वितरित कर दी जाएगी, क्योंकि 1964 के पहले तो वक्फ बोर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, तो तुम्हारी भूमि कहां से हो गई? ये सब नालायक वाली बातें मत करो। इसके बाद कांग्रेस का स्टैंड देखने में मजा आएगा। आप देखेंगे कि उगलते नहीं बनेगा, निगलते नहीं बनेगा इनको, अगर ऐसा आपने कर दिया तो। लेकिन मैं मानता हूं ऐसा नहीं करेंगे अभी। अभी वो सबसे पहले वक्फ बोर्ड के पावर को सीज करेंगे, कि तुम जो किसी भी भूमि को कह देते हो ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये वाली पावर तुम्हारे पास से गई। और ये भी अगर हो गया तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, भारत की पॉलिटिकल अप्रोच लाइन बदल जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट एक तो जरूर होगा कि कम से कम आरफा खान शेरवानी ना, देखिए सुन के कितनी मुस्कुराहट आ जाती है संजय सर के मुंह पे, आरफा खानम शेरवानी के नाम से। खैर, तो आरफा हाँ, खानम भई भई शेरवानी, वो तो जो है वो उम, मुसलमानों के, हमारे जो भाईजान लोग हैं, उनकी एक प्रकार से प्रतिनिधि है। वो दिखाती है कि जब वो विदेश में होते हैं तब कैसे व्यवहार करना चाहिए, जब देश में होते हैं तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से जो है वो शिवलिंग का अपमान करना चाहिए, और उसके बाद फिर जब एफआईआर हो जाए तो किस तरह से विक्टिम बन के आँसू बहाने चाहिए। ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं, सीखने सब योग्य हैं। सीखने वाले हैं। नहीं, मैं भी सीखने के लिए उसके टाइमलाइन पे जाता हूँ। मैं भी हुँ, हुँ। टाइमलाइन पे कुछ कमेंट इस प्रकार के करने के लिए नहीं जाता हूँ। राणा आयोग, कहने का मतलब है कि इन लोगों का अप्रोच लाइन बदलेगा कांग्रेस के प्रति, क्योंकि मेरा मानना है कांग्रेस खुल के विरोध नहीं कर पाएगी इस पूरे मैटर पे। इसी वजह से कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। कांग्रेस तो कांग्रेस आरक्षण आरक्षण में भी जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। कैसे बोलेगा सर? कौन बोलेगा? कपिल इस मुझे सीधे इतना घूमना फिरना नहीं है। इस केस में सर कपिल सिब्बल का रोल क्या है, दर्शकों को थोड़ा समझाइए सर। मायावती ने बता दिया ना कल। नहीं, नहीं, वो तो मायावती ने बताया। लेकिन आदरणीय संजय दीक्षित सर बताया खुल के कि क्या रोल निभाया है कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल से आगे या इतर क्या कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से लड़के जीता है। वो बात इस ठीक है। समय वो समाजवादी पार्टी का समर्थित सांसद है। ठीक है सर, मानते हैं, लेकिन क्या कपिल सिब्बल से इतर अप्रोच लाइन ले सकते हैं राहुल गांधी? है ताकत? कपिल मुश्किल है। सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी अप्रोच लाइन तो सुप्रीम कोर्ट के लाइन पर है। इससे तो इधर वो जाएंगे नहीं, और जब वो नहीं जाएंगे तो कांग्रेस नहीं। इसी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी से पहले
और यही नहीं, धर्मेंद्र यादव भी, वो भी बाहर निकल के बोले, जो बोले थे हाउ हाउ कैन यू रोक, वो आकर के बोले ये तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग रही है। क्योंकि इनको पता है कि जाटव वोटर तो ठीक है यूपी में है, महार वोटर 2%, लेकिन ओवरऑल दलितों का अगर हम हिस्सा निकालेंगे तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, मीना और ये लोग, ये पूरे एससी एसटी का 2 या 3% है। मूल रूप से जो असली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जैसे छत्तीसगढ़ में हो गए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वगैरह एरिया में आप देख लीजिए, वो लोग जो हो गए, वाल्मीकि समाज के लोग, इनका विरोध अगर आप झेलेंगे तो कैसे होगा। और बीजेपी को ज्यादा नहीं चाहिए, बस इन्हीं का वोट चाहिए। वो तो बीजेपी को वैसे भी जाटो वोट नहीं करता, बीजेपी को जाटो वोटर वोट नहीं करता, महार कभी वोट नहीं करते। तो जिनका वोट चाहिए बीजेपी को, वो उस सपोर्ट लाइन में। तो इसी वजह से कांग्रेस के का भी अप्रोच लाइन है, क्योंकि वो भी जानता है कि जाटव मोस्टली वोट नहीं करेगा, लेकिन बाकी दलित तो कांग्रेस के समर्थक शुरू से भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत रहे हैं। तो अगर वो इस लाइन पे अलग कोई लाइन अपना ड्रॉ करेगा, जो राजद ड्रॉ कर रही है, आरजेडी ड्रॉ कर रही है, तो मुश्किल में हो जाएगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों के मजबूत अलायंस, कुछ वो के अगेंस्ट चले गए हैं और कुछ फेवर में खड़े हैं। बस सब नाप तौल के काम हो रहा है, चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। और इसमें फालतू में अपनी जान जो है वो दे रहे हैं दिलीप मंडल जैसे लोग, जिनका कुछ भला नहीं होगा। हाँ, बीएसपी में वापस जाएंगे। बीएसपी का भला ये होगा कि 2 से 3% का वोट शेयर जंप करेगा यूपी विधानसभा में, और गारंटी जंप करेगा। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर 2 से 3% वोट शेयर वापस बीएसपी में जंप करता है तो क्या होगा यूपी के रिजल्ट पे। और फिर केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे सर, ये भी बता दीजिए। अब मेरे हाथ में तो लड्डू ही लड्डू हो रहा है सर। भाई देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मायावती के लिए तो ये बिल्कुल, मैंने कल ट्वीट भी किया है कि इट इज़ अ गॉड सेंट अपॉर्च्युनिटी फॉर मायावती। मायावती के लिए तो बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद हो गया है ये। तो मायावती तो अपने जो सारे लोग हैं उनको उनके पीछे खड़ी ही हो जाएगी। इसके समस्या हमारे आज़ाद समाज पार्टी वाले नए उभरते हुए युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के साथ भी होगी। हालांकि आजकल वो बहुत गुस्सा होते हैं यदि उनको रावण कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये सब लोगों की एक लोगों का षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। मैंने अपने आप को रावण कभी नहीं कहा। ये भीम आर्मी वाले तथाकथित नेता, उनको भी समस्या हो रही। आप देखिए, बोले वो भी विरोध में, लेकिन मायावती की तरह, जैसे मायावती ने पूरा का पूरा जो है वो पीसी कैप्चर करके कर जो लिया। धागा खोला है, कपिल सिब्बल और का नाम है। मायावती ने पूरा जो है वो इसके जजमेंट के विरोध वाला जो प्लेटफॉर्म है वो कैप्चर कर लिया। हम्म। और इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि जो सबसे अधिक जिसको समस्या होगी पूरे भारत में वो है मीणा समाज। उसकी तरफ से भी अभी तक कोई प्रभावी बात नहीं सुनी है मैंने। सबसे सबसे समस्या डेफिनेटली वो राजस्थान में, और ये मीना समाज बहुत हार्डकोर वोटर रहा है कांग्रेस का सर, बहुत हार्डकोर वोटर रहा है। बीएसपी के अतिरिक्त बीएसपी का भी वोट शेयर रहा है, तो उन्हीं का रहा है। लेकिन अब चूंकि बीएसपी इस पूरे इसमें गेम में फ्रंट फुट पे खेल रही है, तो राजस्थान में भी कांग्रेस को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भी बीएसपी जंप करेगी, और बिल्कुल करेगी जंप। बढ़िया अप्रोच बढ़ेगा उसका, मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। और बिहार में कांग्रेस को दिक्कत होगी, क्योंकि आरजेडी ने जो लाइन पकड़ी है इस पूरे मामले पे, जो मायावती वाली लाइन है, और कांग्रेस वहां पे आरजेडी से अलग कैसे जा सकती है, ये इंटरेस्टिंग है। और कांग्रेस फंस गई है सर, इस पूरे मसले पर कांग्रेस फंस गई है। टॉप मोस्ट लीडरशिप उसके अगेंस्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि फिर आपको कपिल सिब्बल जैसे महारथी, और जो पूरे इस प्रकरण में उनके बड़े बड़े वकील हैं, उनको नाराज करना पड़ेगा। इसीलिए रेवंत रेड्डी ने सबसे पहले बोला कि हम सबसे पहला स्टेट होंगे जो लागू करेंगे। और समस्या है। रेवंत रेड्डी ने क्या किया है, रेवंत रेड्डी ने अपनी स्थिति जो है वो सुदृढ़ कर ली है। वो हम्म। बहुत सारे एमएलएज खींच के ले आया है बीआरएस से, जिसको हमको उसने लग रहा अपना है कि बना लिया। लगभग 54 का नंबर ऑलरेडी रेवंत रेड्डी के साथ है। तो तो एक डेढ़ इसलिए साल में। रेवंत रेड्डी जो है, बीच में आपने सुना होगा कि एक ये भी अफवाह चली थी, लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, मैंने उसका खंडन कर दिया था कि ये भी ऐसी कोई बात नहीं है
क्योंकि यदि रेवंत रेड्डी को निकलना होगा तो इतने सारे लोगों ने से संख्या बढ़ा के, भाई आपके पास 65 हैं, आपने 65 से बढ़ा के उसको 80 कर लिया, तो 2/3 वाला भी तो बढ़ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये यदि 54 उनके पास हैं, तो कांग्रेस का जो लचर नेतृत्व है, वो जिसका कुछ जो नहीं है कर पाए। आप एग्रो वाला अधेड़ युवा बालक बार बार जो है अपना आक्रामकता दिखा के और अपनी छवि परिवर्तन करने का प्रयास करता रहता है। वो आक्रामकता वो सिर्फ पार्लियामेंट में और आपके लोगों के सामने पब्लिक में ही दिखाता है। अंदर जो है वो बिल्कुल भुरभुरा है, वो भुरभुरा। उसकी अब हिम्मत नहीं है कि अब रेवंत रेड्डी से वो आंख मिला के बात कर सके। रेवंत रेड्डी जैसा चाहेगा वैसा करेगा आंध्रा में। उसने कह दिया है तो कह दिया है, अब आप करते रहो। उसको पता है कि इसमें उसका हित है, इसलिए वो करेगा। नहीं, नहीं तो दोनों ये पिच, उसको पता है कि ये पिच जो है, ये मडिगा वाली पिच ये चलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने ही वो प्रॉमिस किया था, वो मडिगा के साथ में आपने देखा होगा हमारे हाँ। मोदी जी का फोटो भी आया था। तो मामला तो कांग्रेस के लिए मुश्किल में फंस गया। सिद्धरामैया ने भी कह दिया कि हम भी करेंगे। हाँ, सिद्धरामैया ने कह दिया। मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत अलग है। कांग्रेस विरोध नहीं कर सकती, समर्थन दे चुकी है। अब वो विरोध करेगी तो अपना मूड, क्योंकि इस इलेक्शन में दूसरी चीज़ ये हुई है 2024 में कि कांग्रेस के पास कुछ, जिनको जनरल क्लास लोग सोचते हैं, सवर्ण बोलते हैं, उसका वोट वापस आया है। अब अगर वो ये करती है तो एक्चुअली जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहा, वो यही वोट का वापस आना है। चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, या आप यूपी में देखिए, अगर ये वोट वापस नहीं आया होता बीजेपी से दूर जाके वापस कांग्रेस की तरफ, तो इनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई होती जितनी ये सोच रहे हैं। अब मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये वापस जो आया है वोट, अगर आप लूज करना चाहते हैं तब तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लूज नहीं करना चाहते हैं तो आप विरोध नहीं करेंगे, और इस बात का समझ में। दूसरा, आपने एक और चीज देखा होगा सर कि अ, मीडिया जैसे ही थोड़ी बहुत कांग्रेस की तरफ टिल्ट होकर के नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा था, बीजेपी थोड़ी सी स्ट्रांग होकर के उभरी, और वापस मीडिया ने अपने पांव खींचे कि नहीं नहीं, अभी बीजेपी इतनी कमजोर नहीं हुई जितना हम सोच रहे थे। ये दो चार झटकों से इनको कुछ नहीं होने वाला। और योगी जी ने जिस तरह से पूरे अयोध्या के मामले को हैंडल किया है, सैल्यूट बनता है सर। वो एक नायक बन के उभरे हैं इस पूरे 1.5 महीने के प्रोसेस में। हालांकि मैं तो लगातार अपने चैनल पर ये कह रहा था कि योगी जी 2027 नहीं, 2000 संभवतः 29 तक सीएम रहेंगे, और कोई नहीं हटा रहा उनको। लेकिन नैरेटिव, अब मेरे चैनल की रीच सर 50-60 हजार आज तक, और बड़े-बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म मिलियंस में देखे जाते हैं। कितना तोड़ेंगे? जितना संभव है तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुआ, इस पूरे कुचक्र से जब वो वापस निकले एक वॉरियर के तौर पे, इंटरनल पॉलिटिक्स से भी जीते और अब वो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से भी जीत रहे हैं। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी आईटी सेल है, लेकिन योगी जी के पास कोई अपनी पीआर या आईटी सेल नहीं है, और फिर भी वो इस तरह से बाहर निकले, उसके लिए सर उनको बधाई बनता है सर। और बिल्कुल बधाई इसी बनती वजह है। से और मोदी जी का ये वक्फ बोर्ड और ये पूरा एक्ट वगैरह आ रहा है, क्योंकि अब मोदी जी को भी साबित करना है कि वो भी एक स्ट्रांग लीडर है। क्योंकि एक एक बार-बार बात वो ये है, एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि उनको रिस्पॉन्स दिख रहा है ना, योगी जो एक्शन कर रहे हैं, उसका जो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स वोट बैंक दे रहा है बीजेपी का, वो भी तो दिख रहा है ना। आखिरकार बिल्कुल। उनको भी तो सपोर्ट चाहिए। तो अब ये समझ में आ गया है कि भई ये जो लचर पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई, उससे नहीं चलेगा। यही वक्फ एक्ट वाला काम यदि ये चुनाव के पहले कर देते, तो आराम से 300 के पार आती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, इसमें ये कोई अगर संदेह वक्फ सिर्फ ये बोल देते ना, इनफैक्ट कैबिनेट में चुनाव में ठीक जाने से पहले कैबिनेट में ये कह देते कि संशोधन के लिए बिल भेज दिया गया है। सिर्फ इतना हो जाता, अब 240 क्या, बहुत तब 340 का इनके पास नंबर रहता। लेकिन इन्होंने डिले किया। इनको लगा कि मंडल जैसे लोगों को वापस लाना चाहिए, थोड़ा दलित पॉलिटिक्स पर हमको अधिक फोकस करना चाहिए।
देखिए सर, मैं बार-बार ये अपने मंच वैसे मैं ये दिलीप मंडल को भारतीय जनता पार्टी में लाके उससे बीजेपी का एजेंडा सेट करवाना, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जरा बताइए? देखिए सर, फ़ायदा तो कोई विशेष हुआ नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक चीज़ ज़रूर हुआ उससे कि दिलीप मंडल के खुद के कोर एजेंडे जो हैं वो एक्सपोज़ हो गए और वो स्वयं बहुत एक्सपोज़्ड हो गया। अब वापस दलित समर्थक उनके पास पहुँच जाएँगे, लेकिन जो अपने आप को सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट या कांग्रेसी समझते हैं, वो वापस नहीं जाएँगे सर। क्योंकि इस वक़्त उनको ये पता है कि अगला फ्लिप अगर उसने बीएसपी की तरफ मारा है और वो बीएसपी की तरफ जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए और मुसीबत होगी। बीजेपी को तो वैसे भी सर जाटो वोट नहीं मिलता, छोड़िए ना सर, उसपे हमको कहाँ जाना है? मीणा हाँ? वोट मिलना नहीं है। जाटा वोट मिलता नहीं है। और एक बड़े और आश्चर्य की बात हुई कि हमारे मेवाड़ से आने वाला जो जिनको हम असली जनजाति बोलते हैं, जो आपके ट्राइबल सब प्लान वाला जो शेड्यूल्ड एरिया है, उसमें रहने वाले जो असली जनजाति हैं, भील, मीणा, गरासिया, हुँ, इस तरह के सारे जो जनजातियां हैं, उनका जो नेता बनता है, वो कह रहा है कि भाई ये जो है वो दलितों में बिखराव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसने भी अपना ये सोच लिया है कि अब इसका ये आखिरी चुनाव था। एक तरफ तो बात करता है कि वो भील प्रदेश बनाएगा, जिसमें हुँ। ऊपर से नीचे तक सब भील होंगे और किसी का स्थान नहीं होगा, उसमें गुजरात होगा, मध्य प्रदेश का स्थान होगा, राजस्थान से होगा, महाराष्ट्र से होगा, इन सबका मिला के वो भील प्रदेश बनाने वाला है। और दूसरी तरफ कहता है कि जनजातियों के आरक्षण में जो जयपुर के आसपास वाले जो मीणा हैं, उनका जो एकाधिकार है वो चलते रहने देना चाहिए। ये इसीलिए मैंने बोला ना कि ये अपने आप में ये दोनों बिल जो है ना, इसने अपोजिशन को भी बिखराया है और जो तथाकथित स्वयं इसके स्वयं शंभू लोग ठेकेदार बन गए थे, उनको ज़्यादा एक्सपोज़ किया है। इसीलिए इनकी चुलबुलाहट, कुलबुलाहट बहुत ज़्यादा है। मेल्टडाउन देखिए सर, मज़ा लीजिए सर, कहाँ हम लोग पड़े हुए हैं मस्त। देखिए अब ओलंपिक में भी जर्मनी किस तरह से काम करने लगा है। जर्मनी के पहले देखिए हमारे इम्पोर्टेंट रोहिदास नहीं खेलेंगे हॉकी मैच में। हम लोग हॉकी मैच का मज़ा लें, ओलंपिक का मज़ा लें, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। उसी में वो उर्मिलेश जैसे लोग मेरे द्वारा रेल दिए जाते हैं, जैसे आज सुबह मैंने रेलाई कर दी उर्मिलेश की। क्योंकि इसको अचानक से दिखा कि मेडल कम आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, तो भाई 2000 वो तो उसका तो बहुत योगदान है ना मेडल्स लाने में, नहीं, नहीं सर, उर्मिलेश 2000 का। ये सारे जो विरोधी हैं ना 2014 के बाद जन्म लिए हैं। इसको ये पता ही नहीं कि एस्ट्रो टर्फ पे पहली बार 1980 में तो मिल गया था गोल्ड मेडल। बहुत सारे लोग, चूँकि यूएसएसआर वाला चल रहा था तो बहुत सारे देशों ने ओलंपिक में उस वक़्त भाग नहीं लिया था। तो वो लास्ट गोल्ड मेडल था। उसके बाद मेडल तक नहीं मिला है ओलंपिक्स में। जूते नहीं थे हमारे खिलाड़ियों के पास। जर्सी नहीं थी, स्लीपर ट्रेन में ट्रैवल करते थे। उसके बाद जो पहला मेडल मिला ओलंपिक में, वो पिछले ओलंपिक में 2020 में मिला। इनको पता ही क्या है। तो खैर उर्मिलेश को तो मैंने रेल दिया है ट्विटर पे, बड़ा वायरल हो रहा है वो भी ट्वीट मेरा। अच्छा आनंद आता है सर, ऐसे लोगों को। अयोध्या वाले कांड की बात थोड़ी-सी कर लेते हैं। जी। अयोध्या वाले कांड में भी मायावती ने अखिलेश को बैकफुट पे कर दिया। योगी हुँ, जी ने तो जो किया सो किया। अब आप देखिए इनके आईपी सिंह, फँस गए ये इनके तो प्रवक्ता नैरेटिव जो में। हैं, राजू का नाम सुन के जो ना जल्दी-जल्दी में बोल गए। जल्दी के साथ हम सब क्यों जोर दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि राजू का उस लड़की से लव अफेयर था। राजू हिंदू है, बेकरी में काम करता था। अयोध्या पुलिस कह रही है कि मोहित खान और राजू खान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और अयोध्या के जो राजा हैं तथाकथित, जो अयोध्या के राजा हैं, वो अयोध्या जा ही नहीं रहे हैं। वो तो अपने मिल्कीपुर तक ही सिमट के रह गए हैं। और उनके मुंह से ये बोल नहीं फूट रहा है कि भाई इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। समाजवादी पार्टी ने आज तक उसको नगर अध्यक्ष पद से बर्खास्त नहीं किया है। तो जो निषाद कम्युनिटी का एक बड़ा भाग इनकी तरफ गया था, आपको पता है? बहुत गया था इस बार निषादों का वोट। निषादों का जो वोट गया था, तो उसका क्या होगा? देखिए मैं लंबी-चौड़ी बहस में नहीं जानता हूँ। 12 वर्ष की बच्ची थी सर, हुँ, पॉक्सो एक्ट लग गया। पॉस्को एक्ट लग गया। इनको 12 साल पता की
जो कानून है, कानून के हिसाब से 12 साल की बच्ची, बल्कि कोई भी माइनर बच्ची जो है, वो स्वयं कंसेंट देने के योग्य नहीं होती है। इनको पता ही नहीं है। समाज देखिए क्या होता है ना, लाल टोपी पहनने के बाद एक चीज समस्या आती है, वो ऊपर का माला में दिमाग भी समाप्त हो जाता है। वो दिमाग है ही नहीं। तो आईपी सिंह जैसे लोगों ने लाल टोपी पहन ली है, इनको आइडिया नहीं। पहले तो राजू खान को हिंदू साबित करने का प्रयास किया, वो बैकफायर कर रहा है। और इनको पता ही नहीं है कि 12 वर्ष की बच्ची का अपना कोई कंसेंट हो ही नहीं सकता। ये दोनों चीजें पता नहीं है, पॉस्को लग चुका है। अब आपको जो ड्रामा करना है, जैसे करना है, योगी जी अच्छा खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और आप इतने कोई बढ़िया मिस्ट्री बॉलर नहीं है जो योगी जी को बीट कर देंगे। योगी जी को बीट कोई कर सकता है तो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के थ्रू कभी कभार हो सकता है, बाकी आपके बस के बाहर है। योगी जी बढ़िया खेल रहे हैं। तो अयोध्या में तो सर, ये पूरा अयोध्या का प्रकरण आने के बाद अगर हम देखें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की वापस थू-थू हुई है, वो देखने लायक है। समाजवादी पार्टी ने वो मोईद को बचाने के चक्कर में ये जो ब्लंडर किया, जो कई क्या होता है कि ओबीसी जातियों के वोट इस बार समाजवादी पार्टी को गए थे। इस बार मुझे लग रहा है कि 2027 तक अगर ये जो चल रहा है, ये सारी चीजें ऐसे ही हैंडल करने में बीजेपी कामयाब हुई, तो पूरे ये पीडीए अलायंस, पिड्डी अलायंस, इंडी अलायंस का वापस वोट शेयर 10% कम होगा और बीजेपी की तरफ वो जाएगा, बढ़ेगा। और बाकी 3 से 4% मुझे लगता है अ, मायावती की तरफ भी गेन होगा। तो वापस ये लोग 29-30% पे पहुंचेंगे और फिर देखेंगे मजा। 29-30% पे तो फिर लेकिन बीजेपी के एक अंदर बात और भी कॉमन है, है। जिसको हाँ लोग डिस्काउंट कर रहे हैं। इस अयोध्या जी। कांड के बाद से ये बात जो है फिर से उभर कर सामने आ गई है, और पिछड़ों और दलितों में, जिनमें थोड़ा-सा, जिसके लिए मुख्यतः मैं तो कहूँगा कि मोदी जी की जो ओवर कॉन्फिडेंस और 400 पार वाला जो नारा था, वो मुख्यतः वही उत्तरदायी है। लोगों को फिर से दिखने लगा है। हमारे यहाँ आप जानते हैं, अनुपम मिश्रा जी आते हम्म। हैं, तो अनुपम मिश्रा जी बिल्कुल एक बात बिल्कुल। कहते हैं बार-बार। कहते हैं कि 2017 में फिर आ रहे हैं अखिलेश। ये नारा जो था, ये धमकी की तरह लगता था लोगों को। एग्जैक्टली। 2024 के चुनाव में, या 2022 में फिर आ रहे हैं अखिलेश, नारा जो था वो धमकी की तरह लगता था। और तो दी जा इसलिए रही थी मंचों से। अफजल अंसारी का भतीजा, मुख्तार का जो बेटा था, वो कह भी रहा था ट्रांसफर पोस्टिंग 6 महीने की किसी की नहीं होगी, उसके बाद हम देखेंगे अधिकारियों की। तो ये धमकी में बड़ा काम किया था पूरे पूर्वांचल में। अब ये जो अयोध्या में जो कांड हुआ है, उससे जो 2024 में जो थोड़ा-सा जो ये लोग खिसके थे आरक्षण वाले झूठे नैरेटिव पे, अब वही नैरेटिव, एक तो समाजवादी पार्टी एक्सपोज़ हो गई कि उसी नैरेटिव पे, जिस पे वो कह रहे थे कि साहब कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब उस बात पे समाजवादी पार्टी मौन है, कुछ नहीं बोल बिल्कुल। रही है। संविधान की संस्था सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उस पर मौन है, और जो अति पिछड़ी जाति है, निषाद जैसी, उस पर हो रही बालिका पर इतना भारी आपराधिक कुकृत्य होने के बाद भी मुसलमानों के साथ में खड़ी हुई है। किस मुँह से ये लोग जो हैं, ये पिछड़ों और दलितों के वोट माँगेंगे, ये बताएँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 2-3 चीज़ें हुई थी। पटेल वोट वापस गया था, निषाद वोट उनकी तरफ चला गया था, पूर्वांचल में स्पेशली, और इस वजह से पूर्वांचल में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है जिस हिसाब से। और देखिए होता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर का अहंकार तो कम हुआ नहीं था कभी भी। उन्हें तो ये लगा था कि योगी की जीत ही फ्लूक है। बीजेपी 2 बार जीत गई ठीक है, लेकिन मेरा वोट बैंक तो मुस्लिम मेरे साथ है। हमको सिर्फ जाति में विभाजित करके हिंदुओं को वापस लाना है। तो ये जीत के साथ वापस जो अहंकार लौटा ना समाजवादी पार्टी के अंदर, ये बहुत आवश्यक था। कभी-कभी मुझे लगता है कि इस देश को वास्तव में भगवान ही चला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के अंदर अहंकार था कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी के अंदर वो अहंकार कम हुआ, उसने चुनाव को स्लो डाउन किया।
और वापस जैसे ही वो थोड़ी-सी जीत मिली, तो वापस ये अहंकारी हो गए, अपने मूल स्वरूप में आए, और जैसे ही ये मूल स्वरूप में आएँगे, इनका लठैत वाला जो रोल है वो सामने आएगा, और सामने आया है। पूरे प्रदेश में आप देखिए इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, इनके सांसदों के द्वारा जिस प्रकार का मिसबिहेव किया जा रहा है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें बस प्रभु श्री राम पर आस्था बनाए रखनी चाहिए। जी। और हज़रत ओवैसी और मौलाना रशीदी जैसों पर भी हमें पूरा फ़ेथ बनाए रखना चाहिए कि वो अपनी उल्टी-सीधी बातें करके और कुछ न कुछ सिचुएशन जो है वो इनके हाथ में दे ही देंगे। क्या लगता है? नहीं, सिर्फ़ वही नहीं, आप पूरा वो अगर आप देखेंगे जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे स्पेशली ट्विटर पे इस्लामिस्ट है, वो सब बिल-बिलाए हुए हैं। वो आती है एक मुल्ली है, क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, खशीती या कुछ अपने आप को लिखती है। कुछ इसी प्रकार के नाम हैं, या फिर वो मौलाना अंसार आता है, वसीम आता है, एक है। ये सब तिल मिलाए हुए हैं, इनके सबके ट्विटर हैंडल आप देखिए, वो शोएब जमई पगलाया हुआ है। तो अच्छा, वो क्या ऐसे कह रहा है? बोल रहे हैं आरएसएस वाले लेके आए थे जमीन, क्या? तो मैंने कोट करके लिखा था कि ऐसा है कि जमीन तो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले और हिंदुओं के बाप दादाओं की है। मुसलमान तो यहाँ पे आए ही बाहर से। हाँ, लेकिन तुम्हारी ज़मीन है कि नहीं, ये साबित करने का एक आसान तरीका है। 4 पुश्त पीछे के नाम ढूँढ के लेके आओ। जैसे ही ढूँढने जाओगे, चौथी पुश्त में या 5वीं पुश्त में तो पता चला तुम्हारे तो खुद ही वालिद हिंदू हो जाएँगे फिर। वालिद के वालिद के वालिद जो भी होंगे वो हिंदू होंगे, तो फिर तब वैसे प्रूफ किया जा सकता है कि ज़मीन मेरी है। लेकिन उसके लिए प्रूफ क लाना होगा कि तुम्हारे जो 5वीं पीढ़ी के हैं, वो हिंदू नाम से, कोई त्यागी नाम से है, तो फिर चलेगा बात। तो आप वो दोनों प्रूव करना होगा। ये तो देखिए, ये तो मुसलमान करते नहीं है ना, जब बड़ी किताब में जो लिखा है उसी के हिसाब से चलते हैं। ना बड़ी किताब से बड़े संविधान नहीं ना चलेगा सर। तो भाई वो बड़ी किताब की भी बात नहीं मानते पूरी तरह से। तो बड़ी हम किताब में मानने तो नहीं ये देंगे लिखा ना। है, भाई बड़ी किताब में क्या लिखा हुआ है? बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि किसी भी सच्चे मुसलमान को काफ़िरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए। उसको हाँ, हिजरत कर लेनी चाहिए। हिजरत समझते हैं आप? हाँ, हाँ। हुँ। इस बात पे तो एक चर्चा होना चाहिए सर कि आप काफ़िरों के मुल्क में रह क्यों रहे हैं? ये अरे तो भाई, बड़ी किताब में लिखा हुआ है बड़ी भई। किताब में लिखा हुआ है, बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि जो और काफ़िरों के किताब की मुल्क में लिखी रहता बातों है, पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वो नहीं जो उठाया जा किताब सकता। में वो तो नहीं अरे! उठाया जा सकता। वो वो किताब में वो जो वो लिखा हुआ है वही वो करना है। वो अल्लाह का कलाम है, आपको पता ही नहीं है क्या? बताइए, आप अल्लाह के कलाम को नहीं मान रहे, आप काफ़िरों के देश में रह रहे हैं। ल लज्जा ही नहीं है आपको, तो तब चले आप जाना चाहिए। देखिए कि खिलाफत मूवमेंट से पहले मौलाना आज़ाद ने ये हिजरत मूवमेंट चलाया था। हुँ। थोड़ा आप इतिहास में पीछे जाइए, हिजरत मूवमेंट पढ़िए, तो उन्होंने हिजरत मूवमेंट चलाया था। उन्होंने कहा था कि ये काफ़िर लैंड है, इसलिए हम लोगों को सबको इस्लामिक लैंड में जाना चाहिए। तो वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने अफ़गानिस्तान भेज भी दिया था, फिर अफ़गानियों ने उनको मार-पीट के वापस भगा दिया। वो अफ़गानियों का अलग मसला है। कल एक बॉक्सिंग मैच में भी अफ़गानी ने पाकिस्तानी को बहुत उल्टे, मतलब रेफ़री चिल्लाता रहा, वो मारता रहा, पता नहीं किस बात का बदला ले रहा था। लेकिन रेफ़री हटा रहा था, लेकिन वो माना नहीं, बोला मैं तो मारूँगा, इसी बहाने आज मुझे कूटने का मौका मिला, मैं कूट के रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बल्कि एक साहब चीज़। बड़ी किताब जो है मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए आगे काम आएगा। एक तो है 4.97 जी। कुरान मजीद 4.97 जो ये कहती है कि जो भी काफ़िरों के मुल्क में रहेगा, उसको अल्लाह सज़ा देगा। अरे और बाप रे! 16.41 उसमें ये कहा है कि जो भी काफ़िरों का मुल्क छोड़ के चला जाएगा, उसको अल्लाह इनाम देगा। दोनों अरे! तरफ से आपके लिए यानी पनिशमेंट भी है, रिवॉर्ड भी है। उसके बाद भी जो है इस प्रकार की आप हरकतें करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ऐसे निकाला जाए कि भारत के अंदर रह रहे किसी मुस्लिम को 72 हूर की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो अरब वाले कहते ही हैं। नहीं, अरब वालों की बात और है, मैं तो बड़ी किताब में मानूँगा ना भाई। हुँ। 72 हूर की तो जब 72 हूर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करोगे भाई रह के? इम्पोर्टेंट 72 हूर है, या ये सब काल्पनिक दुनिया, ये सब तो आभासी दुनिया है। 72 हूर पे टिके रहना है सर, क्या सर ये लोग, तो मेल्टडाउन मोमेंट चल रहा है। वैसे मैंने सुना है कि ब्रिटेन वाले भी कूट रहे हैं, फ्रांस वाले भी वापस जग गए हैं, तो
खैर मुझे क्या, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ओलंपिक, बाकी इनकी कुटाई वगैरह की खबरें सुन के थोड़ा खुश हो लेता हूँ। अब ब्रिटेन में तो अच्छी कुटाई हो रही। ये तो होना ही था। आप देखिएगा सर, पूरे यूरोप में कुटाई होगी। मैं आज दर्शकों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ले इस बात को। आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो यूरोप में एंटी इस्लामिक मूवमेंट जन्म लेगा, क्योंकि इन लोगों का उत्पात बहुत हो गया है, वो बहुत कूटे जाएंगे। बस भारत को ध्यान रखना है कि वहां से वो आकर के शरणार्थी यहां ना बन जाए, क्योंकि सबके लिए इजी एक्सेस यही हो जाता है, झारखंड वाया कहीं भी, बंगाल से इन मार जाएंगे, नेपाल से इन मार जाएंगे, भारत के अंदर घुस जाते हैं, वो ध्यान रखना है। तो आपका निष्कर्ष क्या है इन दोनों कार्यक्रमों के बाद? अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, निष्कर्ष यही निकलता है कि बीजेपी ये सब कुछ करके भी उतनी मजबूत, देखिए मजबूत बन जाएगी, मोदी जी मजबूत मजबूत ही बनेंगे, और लेकिन जब तक कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा और काशी पर एक बार फिर से ऑफिशियल स्टैंड नहीं खोलेंगे, तब तक 2029 में वो जो सोच रहे हैं वो होगा नहीं। आशीर्वाद लेना है तो आपको मथुरा और काशी का आशीर्वाद लेना पड़ेगा सर, कहना पड़ेगा ऑफिशियल स्टैंड हमारा वही है जो जैन साहब का है, जो चुनाव वहां पे कोर्ट में इतना परिश्रम कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि जो हिंदू एजेंडा है वो इनको खोलना पड़ेगा पूरी तरह से, हाँ, और हिचकिचा के नहीं। ऐसे नहीं कि साहब कि एक छोटा-सा खोल दिया और उसके बाद फिर फ्रंट चुप फुट। बैठ गए, और इसको आपको कंसिस्टेंटली चलाना पड़ेगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2029 में फिर से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा भाई सोच लीजिए, 2029 में यंगस्टर्स को आगे आने दीजिए। आखिरकार नहीं मार्गदर्शक देखिए मंडल वो, भी कोई चीज़ होती है। नहीं देखिए सर, समय के साथ माहौल बदल जाता है। एक बार यूपी 2027 का चुनाव बहुत निर्णायक है। अगर योगी जी 270 260 प्लस ये नंबर गेन करके वापस आते हैं, तब इस देश की जनता स्वयं बिठा दे। देखिए, बिठाने वाला उतारने वाला कोई नेता नहीं होता, जनता होती है। गुजरात चुनाव में अगर 2012 में मोदी जी की उस धमक के साथ वापसी नहीं होती तो वो नैरेटिव काम नहीं करता। वो वापसी हुई जिस वजह से लोगों को लगा भाई गुजरात में बार बार कांग्रेस फेल हो रही है और हम कांग्रेस के आगे बार बार फेल हो रहे हैं, तो मौका है इसको लाने का। उसी प्रकार से जब 2027 के चुनाव में योगी जी पूरी धमक के साथ वापस आएंगे, देश भर की जनता, क्योंकि योगी मॉडल को अपनाना चाहती है, योगी को चाहती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब पूरे देश की जनता योगी जी को चाहती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तो 2029 में वो अपने आप स्वतः नैरेटिव बन जाता है, वो पता चल जाता है, लोग साइडलाइन होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम।